नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है त्रिभुज की विशेषताओं पर परिचर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि त्रिभुज की क्या विशेषताएं होती हैं और जो है त्रिभुज में अंतः केंद्र कैसे हम डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं, त्रिभुज का परिकेंद्र कैसे निर्धारित करते हैं, त्रिभुज का केंद्रक कैसे निर्धारित करते हैं, त्रिभुज का लंब केंद्र कैसे निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज बहुत ही उपयोगी क्लास है जो है, क्योंकि एक आइडिया आपको मिल जाएगा त्रिभुज में की विशेषता उसकी क्या है और त्रिभुज का अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और गुरुत्व केंद्र के विषय में बताएंगे इस क्लास में। तो दोस्तों, आइए परिचर्चा कर लेते हैं त्रिभुज की विशेषता पर। दोस्तों, त्रिभुज की जो पहली विशेषता होती है, कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। पहली विशेषता जो आपको याद रखनी है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर एबीसी एक त्रिभुज है, आप देखिए तो इसमें कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों अंतः कोणों का योगफल, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का योगफल 180 अंश होता है। तो दोस्तों, पहली ही विशेषता इसकी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब दोस्तों, दूसरी जो विशेषता है इसकी, या दूसरा गुण जो है इसका, उसके विषय में हम बताते हैं आपको। यहां पर एबीसी एक त्रिभुज है। तो दोस्तों, त्रिभुज की किसी भी भुजा को अगर हम आगे तक बढ़ा दें तो बहिष्कोण बन जाता है। जैसे यहां पर हम बीसी को आगे बढ़ा दिए ई बिंदु तक, यह त्रिभुज का बहिष्कोण हो गया। मान लीजिए θ1 है, ए बी को हमने आगे तक बढ़ा दिया तो यह त्रिभुज का बहिष्कोण हो गया। θ2 है, ए बी को आगे तक बढ़ा दिया, ये बहिष्कोण बन गया। इसको θ3 हम मान लें। तो किसी भी भुजा को जब हम आगे तक बढ़ाते हैं तो बाहर जो कोण बनता है उसे हम बहिष्कोण कहते हैं। ये आउटर साइड में जो एंगल बन गया इसे हम बहिष्कोण कहते हैं। और त्रिभुज में तीनों बहिष्कोणों का योगफल, इस प्रकार से तीनों भुजाएं हम आगे बढ़ाएंगे। बीसी को बढ़ा दिए ई तक, एसी को बढ़ा दिए एफ तक, एबी को बढ़ा दिए जी तक, तो तीनों बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है। दूसरी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं, त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अर्थात यहां पर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू 360 डिग्री। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, प्रतियोगी परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है। तो आपको याद रखना है, त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है। और यह भी याद रखना है, त्रिभुज ही नहीं, कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है। चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे खष्टभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, कोई भी बहुभुज है उसके सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है। यह प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हमने बताया। पहली प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और दूसरा हमने बताया त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योगफल 360 अंश होता है। आइए तीसरी प्रॉपर्टी पे हम पर चर्चा कर लेते हैं। अभी दोस्तों हमने बताया आपको कि त्रिभुज की किसी भी भुजा को आगे तक बढ़ा देते हैं तो जो बाहर कोण बनता है उसे हम बहिष्कोण कहते हैं। जैसे यहां पर हमने कोण ACE लिया, इसकी माप हमने θ1 से दिखाई, तो यह बहिष्कोण हो गया। किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने पे जो बाहर कोण बनता है इसे बहिष्कोण कहते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है सुदूर अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात यह जो θ1 एंगल है यह किसके बराबर होगा? कोण ए को अगर दोस्तों हमने मान लिया x, कोण बी को मान लिया y, तो θ1 बराबर होगा x प्लस वाई।
θ1 बराबर होगा x प्लस वाई, अर्थात त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वह सुदूर अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब ये θ1 के साथ जो ये कोण लगा हुआ है इसके अंतर्गत कोण ACB, इसे छोड़कर अन्य दो अंदर के कोण लेंगे तो कोण BAC और कोण ABC, ये दो कोण जिनको हमने यहाँ पर जो है प्रदर्शित किया x और y से, तो इन दोनों के योग के बराबर ये बहिष्कोण होता है। अर्थात त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। तो त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब आइए दोस्तों चौथी प्रॉपर्टी पे इसके चलते हैं, चौथे गुण पर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहां पर हमने एक त्रिभुज बना दिया, ABC न्यूनकोणीय त्रिभुज बना दिया। आपको याद रखना है दोस्तों कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर मान लीजिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर CA, अर्थात इनकी तीनों भुजाएं बराबर है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर BC बराबर CA, तो दोस्तों याद रखना है कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये तो त्रिभुज बन गया समबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाएं यहाँ बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो आइए देखिए, AB के सामने का कोण C, BC के सामने का कोण A और CA के सामने का कोण B, ये बराबर होंगे। अगर दोस्तों भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं या कम से कम दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो त्रिभुज समबाहु होगा, और अगर दो भुजाएं बराबर होंगी तो समद्विबाहु होगा। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है दो ही भुजाएं बराबर हो, जैसे हमने यहां पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया ABC, जिसमें AB बराबर AC है। यदि AB बराबर AC, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं AB और AC दो भुजाएं बराबर हैं इसकी, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B, ये आपस में बराबर होंगे। तो त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। भुजाएं समबाहु त्रिभुज में हो सकती है तीनों बराबर, तो तीनों के सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। अगर तीनों कोण बराबर हो जाएंगे समबाहु त्रिभुज में, पूर्व में मैंने बताया है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का, क्योंकि तीनों का योग 180 अंश हो जाएगा, तो प्रत्येक कोण 60 अंश का हो जाएगा। पूर्व में हमने परिचर्चा किया है इस पर। अब दोस्तों अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो कम से कम दो भुजाएं बराबर होंगी, और दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो मैंने चौथी जो प्रॉपर्टी बताया, महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, और मैंने इसको प्रदर्शित किया समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज की सहायता से। अब दोस्तों इसी प्रकार जैसे बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, वैसे बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। जैसे आपको समझाते हैं इस बात को, ABC अगर समबाहु त्रिभुज है तो अगर कोण A, कोण B, कोण C बराबर है, अर्थात समबाहु है तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। दोस्तों आपको याद रखना है, अगर त्रिभुज में कोण बराबर हैं तीनों तो स्वाभाविक है त्रिभुज समबाहु हो जाएगा। तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो आप देखिए कोण A के सामने की भुजा BC, कोण B के सामने की भुजा AC और कोण C के सामने की भुजा AB, ये तीनों बराबर हो जाएंगी। तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो कम से कम तीन कोण बराबर हो सकते हैं समबाहु त्रिभुज की स्थिति में, या दो कोण बराबर हो सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की स्थिति में। अगर ये ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो AB बराबर हो जाएगा दोस्तों AC। तो AB के सामने का कोण C, और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण C हो जाए तो कोण B के सामने की भुजा AC और कोण C के सामने की भुजा AB, ये बराबर हो जाएंगी। तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसे आपको याद रखना है। ये मैंने महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी पांचवी बताई।
कि त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब आइए दोस्तों छठवीं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस कर लेते हैं। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये, इसकी सहायता से हम क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन पर जब आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं, इस पर क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको याद रखना है कि त्रिभुज में हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज तभी निर्मित होगा, त्रिभुज का निर्माण तभी होगा, त्रिभुज को हम तभी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जबकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो। तो त्रिभुज के निर्माण की महत्वपूर्ण शर्तें हो गई, त्रिभुज तभी बनेगा जब त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। तो यहां पर जैसे मान लीजिए ए बी और बी सी भुजा लिए, तो इसका योग ए सी से ज्यादा होना चाहिए। इसी प्रकार BC और CA भुजा लिए तो इसका योग AB से ज़्यादा होना चाहिए। इसी प्रकार CA प्लस AB भुजा लिए तो इसका योग BC भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। अर्थात किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य हो गया आपका जो है। नेक्स्ट विशेषता हो गई छठवीं विशेषता कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है, जिसे आपको याद रखना है। दोस्तों इसके बाद सातवीं विशेषता जो त्रिभुज की याद रखनी है, सारी विशेषताओं पे हम पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इन्हीं की सहायता से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में इन पर क्वेश्चन बने हैं, तो विशेषता हमें आनी चाहिए, तो उसको अच्छे ढंग से हम समझ रहे हैं। आइए दोस्तों सातवीं विशेषता पर हम परिचर्चा कर लेते हैं। त्रिभुज में याद रखना है बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। जैसे मान लीजिए ये भुजा 12 सेमी है और ये भुजा 10 सेमी है, तो AB भुजा ये ज़्यादा है BC से। AB भुजा की लंबाई BC भुजा से ज़्यादा है, देख रहे हैं आप। तो AB बड़ी भुजा है, BC छोटी भुजा है, तो AB के सामने का कोण बड़ा होगा और BC के सामने का कोण छोटा होगा। तो यहाँ देखिए AB के सामने का कोण C है, ये ज़्यादा होगा, BC के सामने का कोण A है, ये कम होगा। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट होगा AB ज़्यादा है, तो इसमें AB के सामने का कोण C है, वह ज़्यादा होगा BC के सामने के कोण A से। तो त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। इसी प्रकार त्रिभुज की जो आठवीं विशेषता है दोस्तों, इस पर आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए ABC त्रिभुज है, तो आठवीं विशेषता में आपको याद रखना है बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। जैसे मान लो दोस्तों ये कोण हमारा 60 डिग्री है और ये कोण हमारा 70 डिग्री है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझा रहे हैं। कोण 60 डिग्री है, कोण भी 70 डिग्री है, तो इसमें बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, माने 70 के सामने का कोण, देखिए कोण भी हमारा ये ज़्यादा है कोण A से, तो B के सामने की भुजा बड़ी होगी कोण A के सामने की भुजा से। देखिए B के सामने की भुजा जो है AC है, ये बड़ी होगी कोण A के सामने की भुजा BC से। तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी। तो बड़ी भुजा हो गई AC और छोटी भुजा हो गई BC। तो आपको यह प्रॉपर्टी याद रखना है त्रिभुज में कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। दोस्तों त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, इस पर परिचर्चा कर लेते हैं। यहां पर हमने एक न्यूनकोणीय त्रिभुज बना दिया ABC। किसी भी शीर्ष से, कोई भी शीर्ष हम त्रिभुज का ले लें, सम्मुख भुजा पे जो हम लंब डालते हैं वही लंब की लंबाई त्रिभुज की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। जैसे यहां पर A से हमने BC पर लंब डाल दिया AD, तो ये लंब की लंबाई ही ये त्रिभुज की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। और ये लंब हम जो है BC भुजा पे डाल सकते हैं, यही लंब हम यहां से डाल सकते हैं AC भुजा पर, और यही लंब हम AB पर डाल सकते हैं C से। तो दोस्तों इस प्रकार से 3 लंब हम भुजाओं पे डाल सकते हैं। एक लंब हमने AD डाल दिया,
दूसरा लंब हमने BE डाल दिया और तीसरा लंब हमने CF यहां पर सम्मुख भुजाओं पर खींच दिया, सम्मुख भुजाओं पर लंब हमने डाल दिया। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि लंब जो है त्रिभुज की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब ही त्रिभुज की ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं। जो लंबों का योग होता है त्रिभुज में, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो त्रिभुज के लंबों का योग होता है वो भुजाओं के योग से कम होता है। लंबों का योग भुजाओं के योग से कम होता है। इसका मतलब AD प्लस BE प्लस CF, ये लंब AD, ये लंब BE और ये लंब CF का योग जो होगा ये कम होगा दोस्तों। किससे कम होगा? भुजाओं के योग से। भुजाएं क्या हैं? AB प्लस BC प्लस CA। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि यहां पर लंबों का योग भुजाओं के योग से कम होगा, या ये भी कह सकते हैं कि भुजाओं का योग लंबों के योग से ज्यादा होता है। हम बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं त्रिभुज की प्रॉपर्टी में, और हमने बताया कि त्रिभुज में लंबों का योग भुजाओं के योग से कम होता है या भुजाओं का योग लंबों के योग से ज्यादा होता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी हम आगे क्लास में बढ़ेंगे तो और भी प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से आप समझिए और मेरी क्लास में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। वीडियो को कभी भी आप छोड़कर बीच में जाएंगे तो हो सकता है जो चीज मैं आपको बताऊं वो प्रतियोगी परीक्षा में आ जाए, आपका पेपर में क्वेश्चन छूट जाए। तो दोस्तों अभी हमने आपको त्रिभुज की कुछ विशेषताएं बताया और विशेषताएं आगे भी हम आपको बताएंगे अभी, और क्लास चूंकि आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी विशेषताएं आती रहेंगी। त्रिभुज के विषय में हम बहुत सारे तथ्य बताते रहेंगे। अभी हम अब डिस्कस कर लेते हैं त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका को दोस्तों मीडियन बोलते हैं। आपको याद रखना है माध्यिका को मीडियन बोलते हैं। तो त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? यहां पे हमने एक निम्नकोणीय त्रिभुज ABC बना दिया। माध्यिका जो होती है वो क्या होती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। अगर हम भुजा BC का मध्य बिंदु D ले लें और इसे सामने के शीर्ष से मिला दें तो यह AD की लंबाई ही त्रिभुज की माध्यिका होती है। अगर BC का मध्य बिंदु D है तो BD बराबर हो जाएगा CD। अगर दोनों बराबर हो गए तो प्रत्येक BC का आधा हुआ। आप समझ सकते हैं, अगर पूरी लंबाई जैसे 20 सेमी है और ये दोनों बराबर हो गए तो 10-10 हो जाएंगे। तो पूरा जो है BC की लंबाई अगर मालूम है और BD CD बराबर है तो BC के आधे होंगे प्रत्येक। तो माध्यिका क्या होती है? किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। अब आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। जैसे BC का मध्य बिंदु हमने D लिया, वैसे ही AC का मध्य बिंदु हम E ले लें और सामने के शीर्ष से मिला दें तो ये दूसरी माध्यिका BE हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर ये मध्य बिंदु है AC का तो AE बराबर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं CE, और ये प्रत्येक जो है AC का आधा हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार AB का मध्य बिंदु अगर हम लोग दोस्तों F ले लें तो सम्मुख शीर्ष से हम मिला दें तो ये CF भी माध्यिका हो गई, CF भी माध्यिका हो गई। तो ऐसी स्थिति में ये दोस्तों AF की लंबाई जो होगी वह FB की लंबाई के बराबर होगा और प्रत्येक का मान जो है AB का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मान बराबर होंगे तो प्रत्येक AB का आधा हो जाएगा। तो माध्यिकाएं 3 होती है, त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। आपको याद रखना है त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसी बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखेंगे। केंद्रक क्या होता है, सेंट्राइड क्या होता है? सेंट्राइड इसको बोलते हैं केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है? केंद्रक, गुरुत्व केंद्र या मध्य केंद्र, 3 नाम हो सकते हैं, केंद्रक, गुरुत्व केंद्र या मध्य केंद्र। तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। कभी भी पूछा जा सकता है कि त्रिभुज का केंद्रक बताइए क्या होता है, तो आप तुरंत बताएंगे त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या याद रखना है दोस्तों, केंद्रक के विषय में हम बताने जा रहे हैं। ये क्या करता है, इसका गुण क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे। यहां पर दोस्तों हमने एक त्रिभुज ABC बना दिया और अभी मैंने बताया तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। तो यहां पे एक माध्यिका हमने AD खींच दिया, दूसरा दोस्तों माध्यिका हमने BE खींच दिया,
तीसरा दोस्तों माध्यिका हमने CF खींच दिया। तीनों का प्रतिच्छेद बिंदु दोस्तों हमने बताया, इसी प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं, जिसे हम G से प्रदर्शित करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है ये, सेंट्रायड भी है ये। तो आपको याद रखना है त्रिभुज का केंद्रक तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। जो केंद्रक होता है वो प्रत्येक माध्यिका को दो संबंधे एक के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। त्रिभुज का केंद्रक जो होता है वह प्रत्येक माध्यिका को दो संबंधे एक के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो अनुपात कैसे लेंगे ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए माध्यिका AD हो गया और यहाँ केंद्रक G है, तो अब इसे वह जो है AD को यह केंद्रक G दो संबंधे एक के अनुपात में अंतः विभाजित करेगा। मतलब AD बिंदु पर AD लाइन पर ही G है, तो ऊपर का भाग GA हुआ, नीचे का ये GD हुआ। तो दोस्तों याद रखना है GA और GD का अनुपात दो संबंधे एक होता है। अर्थात ये केंद्रक जो है AD माध्यिका को दो संबंधे एक के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो दोस्तों जो यहाँ पर हमें याद रखना है कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को दो संबंधे एक के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ये दुगुना भाग शीर्ष की तरफ होगा और उसका आधा आधार की तरफ होगा। जैसे नीचे का भाग ये BC की तरफ वाला भाग ऊपर शीर्ष है, नीचे BC आधार है, ये भुजा ही आधार होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो नीचे का भाग है अगर 10 सेमी होगा तो ऊपर वाला भाग 20 सेमी होगा। अर्थात GD 10 होगा तो GA 20 होगा, GD 5 होगा तो GA 10 होगा, GD 15 होगा तो GA 30 होगा। ये आपको याद रखना है। नीचे के भाग का जस्ट दूना ऊपर वाला भाग होता है। ऊपर भाग की लंबाई जब भी हमें देना होगा तो नीचे के भाग की लंबाई हमें मालूम होना चाहिए माध्यिका में। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने बताया, अगर अनुपात कर लेंगे तो यहाँ योग 3 हो जाएगा। अब GA और GD का अनुपात ये AD माध्यिका बना है, तो GA GD का मान हम बता सकते हैं। GO को लिख सकते हैं 2/3 दोस्तों AD का, क्योंकि ये अनुपात AD पे बना है। और इसी प्रकार GD को लिख सकते हैं 1/3 AD का। तो इस प्रकार से दोस्तों या ये जो हमने यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टी माध्यिका की, कि प्रत्येक माध्यिका जो है वह गुरुत्व केंद्र द्वारा दो संबंधे एक के अनुपात में अंतः विभाजित होती है, या गुरुत्व केंद्र प्रत्येक माध्यिका को दो संबंधे एक के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने AD पर G के लिए हमने यहाँ पर G और GD का मान प्रदर्शित किया है, वैसे ही CF पर भी हम मान प्रदर्शित कर सकते हैं। यह शीर्ष की तरफ दो भाग होगा और आधार की तरफ एक भाग होगा। तो हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, GC और GF का अनुपात दो संबंधे एक योग 3 हो गया। तो दोस्तों GC को हम लिख सकते हैं, पूरा ये अनुपात बना है CF माध्यिका पर, तो GC जो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा CF का। माने ये शीर्ष वाला भाग 2/3 हो जाएगा पूरे CF का, और ये आधार की तरफ जो माध्यिका का भाग है GF है वह 1/3 हो जाएगा CF का। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा वैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसी प्रकार इस माध्यिका को छोड़कर अगर BE माध्यिका पे आते हैं तो वहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी हम दिखा सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे BG और GE का अनुपात हमें दिखाना है तो दो संबंधे एक, BG और GE का अनुपात दिखाना है दो संबंधे एक। शीर्ष की तरफ दो भाग होगा, आधार की तरफ एक भाग होगा, तो योग दोस्तों हुआ 3। तो यहाँ से BG का मान जो शीर्ष की तरफ का भाग है, BG का मान हमें लिखना है तो ये 2/3 लिख देंगे पूरी माध्यिका जो है BE का। इसी प्रकार GE का मान अगर दोस्तों ये लिखना है तो GE बराबर हो जाएगा 1/3, GE बराबर हो जाएगा 1/3 BE का। तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक माध्यिका जो है वह केंद्रक द्वारा दो संबंधे एक के अनुपात में अंतः विभाजित होती है, या केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को दो संबंधे एक के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अर्थात यहाँ पर अगर केंद्रक G है तो GA और GD का अनुपात दो संबंधे एक होगा, शीर्ष की तरफ का भाग दुगुना होगा, आधार की तरफ उसका आधा होगा। तो अब आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है। इसके आधार प्रतियोगी परीक्षा में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ नीचे GD का मान दे के GA का पूछता है तो आप लगा सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया माध्यिका की। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि त्रिभुज
अभी त्रिभुज मैंने 8 विशेषता बताया था दोस्तों, एक विशेषता और आपको मालूम हो जानी चाहिए जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का योग भी भुजाओं के योग से कम होता है। जैसे ऊंचाइयों का योग भुजाओं के योग से कम होता है, वैसे माध्यिकाओं का योग भी भुजाओं के योग से कम होता है। जैसे यहाँ पर एक माध्यिका हमने AD ले लिया, दूसरा माध्यिका हमने BE ले लिया, तीसरा माध्यिका हमने CF ले लिया, तो दोस्तों तीनों माध्यिकाओं का योग करेंगे अगर AD प्लस पहली माध्यिका, BE दूसरी माध्यिका, CF तीसरी माध्यिका, तो तीनों माध्यिकाओं का योग जो है यह कम होता है भुजाओं के योग से। तो भुजा पहली AB हो गई, दूसरी भुजा BC हो गई और तीसरी भुजा AC हो गई। तो दोस्तों याद रखना है कि त्रिभुज में माध्यिकाओं का योग भुजाओं के योग से कम होता है, या ये भी कह सकते हैं भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से ज़्यादा होता है। हम डिस्कस कर रहे हैं त्रिभुज में, और उसके गुण की बात हमने किया, त्रिभुज के माध्यिका की बात हमने किया। अब हम बात कर लेते हैं त्रिभुज का केंद्रक क्या है, त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या है, त्रिभुज का परिकेंद्र क्या है और त्रिभुज का लंब केंद्र क्या है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, और चूंकि कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर होता है तो हमें प्रश्न लगाने में सुविधा होती है, इसलिए क्लास में आपको बने रहना है और जीवन सर की क्लास को छोड़ना नहीं है, क्योंकि दोस्तों एकदम बेसिक चीज़ हम आपको बता रहे हैं। आप हमेशा जुड़े रहेंगे और मेरी क्लास का फायदा उठाते रहेंगे। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं त्रिभुज के अंतः केंद्र की। त्रिभुज का अंतः केंद्र, इनर सेंटर, त्रिभुज का अंतः केंद्र। तो दोस्तों अंतः केंद्र क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये ABC मान लीजिए हमने एक त्रिभुज ले लिया, यहां पर एक न्यूनकोणीय त्रिभुज हमने बना दिया है। इस प्रकार का शेप न्यूनकोणीय त्रिभुज बताता है। समबाहु त्रिभुज भी एक न्यूनकोणीय त्रिभुज ही है। तो दोस्तों यहां पर अंतः केंद्र क्या होता है, आपको याद रखना है, त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों के अर्धक, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों के अर्धक जहां काटते हैं, जहां इंटरसेक्ट करते हैं, वही बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। जैसे कोण B का अगर हम अर्धक कर दें, कोण C का अर्धक कर दें, अर्थात कोण B का बाइसेक्टर हमने दोस्तों BI खींचा, इसी प्रकार कोण C का बाइसेक्टर हमने CI खींचा, तो ये बाइसेक्ट जहां करेंगे जिस पॉइंट पर, यही त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है, इनर सेंटर कहलाता है। तो त्रिभुज का अंतः केंद्र आपको समझ में आ गया होगा। त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या है, किन्हीं दो कोणों के अर्धक त्रिभुज में जिस बिंदु पर काटते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, वही त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है। एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में उस पर क्वेश्चन बनाता है कि अगर आधार कोणों के अर्धक I पे काटते हैं तो कोण BIC का मान 90 प्लस A/2 होता है। यह प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। अर्थात त्रिभुज के आधार कोणों को जब हम अर्धक करते हैं तो अंतः केंद्र प्राप्त होता है, और अंतः केंद्र पर जो कोण बनता है BIC, वह तीसरे कोण में का आधा जो है 90 में हम जोड़ देते हैं, अर्थात 90 प्लस तीसरे कोण का आधा उस कर देंगे, एड में जोड़ देंगे, तो कोण जो अंतः केंद्र पर बन रहा है वो हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट है कोण BIC बराबर 90 प्लस A/2। इस पर क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में बनाता है तो आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है, किन्हीं दो कोणों के अर्धक जिस बिंदु पे काटते हैं वही त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है। आपको यह फैक्ट याद रखना पड़ेगा। अब दोस्तों आइए जो है त्रिभुज के अंतः केंद्र के बाद हम बात कर लेते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है। त्रिभुज का परिकेंद्र, दोस्तों जो त्रिभुज का परिकेंद्र होता है वह त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। जैसे हमने ABC त्रिभुज ले लिया, अगर भुजा AB का हम लंबार्धक कर दे दोस्तों, लंबार्धक का मतलब एक ऐसी रेखा जो भुजा पर लंब भी हो और उसे अर्धित भी करती हो, इसका मतलब ये बाइसेक्टर लाइन हो गई। तो AB की लंबार्धक रेखा हमने खींच दिया, इसी प्रकार AC की लंबार्धक रेखा हमने खींच दिया। यह रेखा जो है जो हमने खींचा है यह AC को बाइसेक्ट कर रही है और इस पर परपेंडिकुलर भी है, 90 अंश का कोण भी बना रही है और दो बराबर भागों में बांट भी रही है, तो इसे हम कहेंगे लंबार्धक रेखा। तो अगर त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के हम लंबार्धक खींचते हैं तो यह लंबार्धक जहां काटते हैं यही त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। आपको याद रखना है
त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है, इसके विषय में हमने बताया। अब देखिए दोस्तों, परिकेंद्र प्राप्त करने के लिए हम भुजाओं का लंबार्धक करते हैं, अंतःकेंद्र प्राप्त करने के लिए हम कोणों का अर्धक करते हैं। अब आपको जो प्रॉपर्टी हम बताने जा रहे हैं कि परिवृत्त क्या होता है और अंतःवृत्त क्या होता है त्रिभुज का, तो आप ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। त्रिभुज का अंतःवृत्त क्या होता है? अंतःवृत्त क्या होता है? इनर सर्किल, त्रिभुज के अंदर जो हम वृत्त खींचते हैं वह क्या होता है, उसको हम बता रहे हैं। तो अभी हमने अंतःकेंद्र प्राप्त करना त्रिभुज का बताया। जैसे मैंने ये त्रिभुज एबीसी ले लिया, न्यूनकोणीय त्रिभुज, कोण बी का अर्धक कर दिए, कोण सी का अर्धक कर दिए, जहां काटे यही त्रिभुज का अंतःकेंद्र है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, अंतःकेंद्र से भुजाओं की दूरियां बराबर होती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना है कि अंतःकेंद्र से भुजाओं की दूरियां बराबर होती हैं। तो दूरी कैसे निकालते हैं? यहां से इस पर परपेंडिकुलर हम ड्रा कर देंगे। तो यहां पर मान लीजिए ये ई बिंदु हो गया, आई डिस्टेंस हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया, आई एफ डिस्टेंस हो गया, और दोस्तों यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया, तो आई ई, आई एफ और आई जी। यहाँ पे दोस्तों जो आई ई डिस्टेंस होगा उतने के बराबर आई एफ डिस्टेंस होगा और उतने के बराबर आई जी डिस्टेंस होगा। दोस्तों अंतःकेंद्र से भुजाओं की दूरियां बराबर होती हैं। अंतःकेंद्र से, इनर सेंटर से जो साइड्स हैं उनकी डिस्टेंस बराबर होती है, और इन्हीं डिस्टेंस को त्रिज्या मानकर, चाहे आप आई ई को त्रिज्या मान लें, चाहे आई एफ को त्रिज्या मान लें, चाहे आई जी को त्रिज्या मान लें, किसी भी दूरी को त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज का अंतःवृत्त होता है, इनर सर्किल होता है, अंतःवृत्त होता है। तो अब आप बात आपको समझ में आ गई होगी कि त्रिभुज का अंतःवृत्त क्या होता है। अंतःकेंद्र से भुजाओं की दूरियां बराबर होती है, तो किसी भी दूरी को त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाता है। अंतःकेंद्र से ही हम अंतःवृत्त प्राप्त करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परिवृत्त की। त्रिभुज का परिवृत्त, दोस्तों यहां पे मान लीजिए एबीसी एक न्यूनकोणीय त्रिभुज है, एबीसी एक न्यूनकोणीय त्रिभुज है। अब परिवृत्त क्या होता है, तो पहले हम परिकेंद्र निकालते हैं। ध्यान समझिएगा, किन्हीं दो भुजाओं का लंबार्धक हमने कर दिया। ये मैंने AB और AC के लंबार्धक हमने खींच दिए, मान लीजिए O बिंदु पर काट रहे हैं। तो दोस्तों लंबार्धक करेंगे तभी परिकेंद्र मिलेगा। तो ये परिकेंद्र हो गया, त्रिभुज का परिकेंद्र हो गया। अब परिकेंद्र से शीर्षों की दूरियां बराबर होती, याद रखना है। अंतःकेंद्र से दोस्तों अभी मैंने बताया भुजाओं की दूरियां बराबर होती है, और परिकेंद्र से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं। परिकेंद्र कैसे प्राप्त करते हैं? किन्हीं दो भुजाओं का लंबार्धक करके, यहां से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं। तो किसी भी दूरी को त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज का परिवृत्त होता है। तो यह दोस्तों परिवृत्त हो गया, त्रिभुज का सर्किल हो गया, यह त्रिभुज का परिवृत्त हो गया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, जो लंबाई OA की होगी वही OB की होगी और वही OC की होगी। इसी को हमने परिवृत्त की त्रिज्या माना है, और इसी त्रिज्या को लेकर हमने वृत्त खींचा है जो त्रिभुज का परिवृत्त है। तो अब बात आपको स्पष्ट हो गई कि परिवृत्त हम कैसे त्रिभुज का बनाते हैं और अंतःवृत्त कैसे बनाते हैं। तो परिवृत्त के लिए परिकेंद्र की जरूरत होती है, अंतःवृत्त के लिए अंतःकेंद्र की जरूरत होती है। परिकेंद्र से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं और अंतःकेंद्र से भुजाओं की दूरियां बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्पष्ट किया त्रिभुज का अंतःकेंद्र क्या है, त्रिभुज का परिकेंद्र क्या है, और दोस्तों त्रिभुज का लंब केंद्र क्या है। एक लाइन में हम आपको समझा देते हैं। त्रिभुज का लंब केंद्र, त्रिभुज का लंब केंद्र, दोस्तों यहां पर हमने एक त्रिभुज ABC बना दिया, यह न्यूनकोणीय त्रिभुज है। तो सम्मुख भुजाओं पर लंब डालेंगे। यहां पर BC पर लंब हमने यहां पे डाल दिया AD। इसी प्रकार चूंकि यहां बोर्ड पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, इसी टाइप प्रदर्शित कर दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर A से सम्मुख भुजा BC पर लंब डाल दिया AD, B से हमने ये लंब डाल दिया B,
और सी से हमने लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया सी एफ। ये एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड्स जो हैं ए डी बी और सी एफ है। ये जहाँ काटते हैं यही त्रिभुज का लंब केंद्र आर्थो सेंटर कहलाता है। त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है, मैंने बताया कि शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पे जो हम एल्टीट्यूड डालते हैं, जो लंब डालते हैं, तो यही लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु जो है त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो अभी आज की क्लास में दोस्तों हमने विशेषता बताया, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, इसके विषय में बताया। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहेंगे, अगली क्लास में आएंगे तो हम आपको धमाकेदार कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। और दोस्तों जैसे जैसे क्लास में हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए धमाकेदार ही कॉन्सेप्ट लाएंगे और प्रयास करेंगे आपको एब्सोल्यूट देने की। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को मेरा वीडियो शेयर करिए, मुझसे जुड़ सके, फायदा उठा सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अगली क्लास में फिर आएंगे और आपसे बात करेंगे। नमस्कार।